नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वज केयर में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सीटी एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार आपकी चल रही होगी। और आज की इस वीडियो में हम जो है कंप्यूटर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना किसी तरह के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा प्रश्न नंबर पहला। ठीक है, और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों, कंप्यूटर के जनक जो है किसे कहा जाता है? क्या एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, सिमोर क्रे या फिर अगस्टा? तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर के जो जनक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो ब्रिटिश थे ये चार्ल्स बेबेज, और इन्होंने जो है एक एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था जो आधुनिक कंप्यूटर का क्या है, एक आधार माना जाता है। इसीलिए इन्हें जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर अपना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? क्या आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, बुद्ध या फिर अशोक? तो बताइए साथियों, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा, कौन सा था? सिद्धार्थ। ठीक है, भारत में निर्मित पहला जो कंप्यूटर का नाम है वो ध्यान रखना आपको क्या था? सिद्धार्थ, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ECIL के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए साथियों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है? क्या 5 दिसंबर, 14 या फिर 2 या फिर 24 दिसंबर? तो ध्यान रखना है, ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है, दुनिया भर में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्या है, ये जो है मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है तकनीकी कौशल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? ठीक है, यानी कि निम्न में से जो है कौन सा कंप्यूटर कार्य नहीं करता है वो आपको बताना है। क्या इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग? तो ध्यान रखना है, कंप्यूटर जो है इनपुट भी ग्रहण करता है, प्रोसेसिंग करता है डेटा को और कंट्रोल भी करता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कंप्यूटर जो है किसी प्रकार की क्या है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, इसके पास खुद की कोई भी सोचने या समझने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, ये केवल मनुष्य के द्वारा दिए गए निर्देशों पर ही कार्य करता है। इस कारण जो है ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट जो है क्या कहलाती है? बताइए साथियों, फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है? क्या हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या फिर मानवेयर? तो ध्यान रखना है, ये क्या कहलाता है? हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर के वे सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, CPU आदि, ये सभी जो होते हैं क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है, CPU का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, CPU की जो है फुल फॉर्म यहाँ पे आपको बतानी है। तो ध्यान रखना है, क्या हो जाएगी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो CPU होता है ये कंप्यूटर के सभी इनपुट, आउटपुट और जो प्रोसेसिंग कार्य होते हैं उनका जो है नियंत्रण करने का कार्य CPU करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ठीक है, तो बताइए साथियों, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? क्या रैम, रोम, ALU या फिर CPU? तो ध्यान रखना है, ये जो कहा जाता है ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं CPU को। ठीक है, CPU को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क या फिर दिमाग जो है कंप्यूटर को कहा जाता है, CPU को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर के भीतर जो भी गणनाएं या फिर जो प्रोसेसिंग या फिर जो भी नियंत्रण का कार्य होता है वो CPU का होता है, इस कारण जैसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, CPU के मुख्य घटक कौन से हैं? ठीक है, तो CPU के मुख्य घटक बताने हैं आपको। क्या कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी, रैम रोम या फिर हार्ड डिस्क, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर या फिर फ्लोटर? ध्यान रखना है, CPU के जो मुख्य भाग यहाँ पे पूछे गए वो हो जाएंगे कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी। ठीक है, ये तीनों जो होते हैं ये क्या होते हैं? कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
और ध्यान रखना ALU की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए, ध्यान रखना अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कंट्रोल यूनिट इसे कभी शॉर्ट में CU भी बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट को जो है CU यानी कंट्रोल यूनिट बोला जाता है, और ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और ध्यान रखना है इस मेमोरी को जो है रजिस्टर भी बोला जाता है, ठीक है, रजिस्टर भी बोला जाता है इसे भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 8-9 है, ALU का फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान रखना है ALU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका क्या है? फुल फॉर्म हो जाएगा। इसमें जो है गणनाएं जो भी कार्य होते हैं गणना संबंधित, यानी कि जोड़ घटाव भाग गुणा आदि सारी कार्य जो होते हैं वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है कि कंप्यूटर में डेटा को कहा जाता है, यानी कि डेटा को, कंप्यूटर में जो डेटा है वो किसे कहते हैं? क्या संख्याओं को, चिन्हों को, दी गई सूचनाओं को, या फिर संख्यात्मक सूचनाओं को? तो ध्यान रखना है जो कंप्यूटर में चिन्हात्मक और जो संख्यात्मक सूचनाएं होती है उन्हें क्या कहते हैं? डेटा कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसमें राइट आंसर अपना हो जाएगा। कंप्यूटर में जो भी अंक या फिर जो चिन्हों का समूह होता है उसी को डेटा कहा जाता है, यानी एक तरह से जो कंप्यूटर में कच्चे तथ्य होते हैं उन्हीं को डेटा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? क्या नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, या फिर सुपर कंप्यूटर? तो ध्यान रखना है जो सुपर कंप्यूटर है वो दुनिया का क्या है? सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े होते हैं और ये इसकी जो कार्य प्रणाली होती है वो भी सबसे तेज होती है, और ये जो है सबसे महंगे कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग मौसम विज्ञान, वैज्ञानिक अनुसंधान, परमाणु परीक्षण आदि रूपों में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है सुपर कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 12 है, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? क्या परम 8000, परम 10,000, सागा 2020, या फिर सी डेक? तो ध्यान रखना है भारत के जो प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है वो हो जाएगा परम 8000, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जिसे सी डेक यानी पुणे के द्वारा जो है 1991 में विकसित किया गया था, ठीक है। सन भी आपको ध्यान रखना है, सन कौन सा आ जाएगा? 1991 में जो इसे विकसित किया गया था, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर के जनक कौन कहलाते हैं? चार्ल्स बेबेज, सीमोर, विजय भटकर, या फिर एलन ट्यूरिंग? तो ध्यान रखना है सीमोर क्रे, ठीक है। सीमोर क्रे जो है सुपर कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत में अगर सुपर कंप्यूटर के जनक पूछे जाए तो ध्यान रखना है विजय भटकर, ठीक है। अगर भारत में पूछे जाए तो भारत में कौन हो जाएंगे? भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक हो जाएंगे विजय भटकर, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या गणना पे, मापन पे, विद्युत, या फिर लॉजिकल? तो ध्यान रखना है जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो बाइनरी डिजिट जो कि 0 और 1 होता है उस पर कार्य करता है, ठीक है, यानी कि कौन सा हो जाएगा? गणना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना है ये जो 0-1 के आधार पर कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस पीढ़ी के अंतर्गत हुआ था? ये आपको बताना है। तो बताइए साथियों, माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार किया गया था वो कौन सी पीढ़ी के तहत किया गया था? क्या प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या फिर चतुर्थ? तो ध्यान रखना है ये किया गया था चतुर्थ पीढ़ी में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत जो है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। पूछा गया कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कौन सी पीढ़ी के तहत किया गया था? क्या पहली, दूसरी, तीसरी, या फिर चौथी? तो ध्यान रखना है इसका जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था पहली पीढ़ी में, ठीक है। पहली पीढ़ी के अंतर्गत जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का सन आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना है 1940 से लगाकर जो है 1956 तक जो है पहली पीढ़ी का सन था, ठीक है। और इसमें जो है निर्वात ट्यूब जिसे बोला जाता है, ठीक है, निर्वात ट्यूब या फिर वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार किया गया था।
प्रश्न नंबर 17 की आईसी जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है उसका जो है आविष्कार किसने किया था। ठीक है, आईसी का जो है विकास किसके द्वारा किया गया था ये आपको यहाँ पे बताना है। क्या सीवी रमन, चार्ल्स बेबेज, जेएस किल्बी या फिर रॉबर्ट नाइक। तो ध्यान रखना है आविष्कार जो किया था आईसी का वो किया गया था किल्बी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1958 में किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने मिलकर जो है आईसी का आविष्कार किया था। ठीक है, 1958 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर की आईसी चिप आमतौर पर किस पदार्थ की बनी होती है। क्या सिलिकॉन, क्रोमियम, लेड या फिर सोने की। तो ध्यान रखना आपको कंप्यूटर की जो चिप होती है ठीक है वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है सिलिकॉन की। ठीक है, कंप्यूटर की जो आईसी होती है वो ध्यान रखना आपको सिलिकॉन से बनी होती है। और ध्यान रखना है भारत में अगर सिलिकॉन वैली पूछी जाए कि सिलिकॉन जो वैली है वो किसे कहा जाता है तो ध्यान रखना है बेंगलुरु को। ठीक है, बेंगलोर को जो है भारत की क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना ताकि हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए डेली आप ऐसे ही जो है वीडियो हम आपके लिए अपलोड करते रहे। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। पूछा गया कि निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, क्या प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर या फिर स्कैनर। तो ध्यान रखना है इसमें जो है स्कैनर दिया गया है ये क्या एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। ठीक है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ये आपको ध्यान रखना है जो कागजी जो दस्तावेज होते हैं उन्हें डिजिटल रूप में कंप्यूटर के रूप में रखने का कार्य करता है। और इसके अलावा जो प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर जो दिए गए हैं ये सभी ध्यान रखना आपको, ये होते हैं आउटपुट। ठीक है, आउटपुट के अंतर्गत आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है। क्या 10, 12, 11 या फिर 14। तो ध्यान रखना है फंक्शन जो की होती है कीबोर्ड में वो होती है 12। ठीक है, ध्यान रखना है F1 से लगा करके जो F12 तक जो है फंक्शन की होती है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कितनी होती है, 12 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 21 है कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। तो बताइए साथियों जो माउस है उसका आविष्कार किसके द्वारा यहाँ पे किया गया था। क्या डगलस, क्रिस्टोफर, चार्ल्स बेबेज या फिर जॉन न्यूमैन के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा माउस का आविष्कार किया गया था डगलस एंजल बर्ड के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में जो माउस का आविष्कार किया गया था वो डगलस के द्वारा किया गया था 1960 में। ठीक है, कब किया गया था तो ध्यान रखना है 1960 में। अगला प्रश्न है कि OCR का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों की प्रोसेसिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है। क्या OMR, OCR, MICR या फिर बारकोड। तो ध्यान रखना है इसमें जो है MICR। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र में जो अधिक संख्या में चेक जो होते हैं उसकी प्रोसेसिंग के कार्यों में MICR मशीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए इसकी फुल फॉर्म क्या आती है तो ध्यान रखना है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ये जो इसकी फुल फॉर्म होती है। प्रश्न नंबर 24 है कि निम्न में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है। क्या कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या फिर प्लॉटर। तो ध्यान रखना है इसमें जो है आउटपुट पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा इसमें प्लॉटर। ठीक है, प्लॉटर जो है एक क्या है आउटपुट डिवाइस है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक जो दिया गया है ये सभी क्या है इनपुट हो गए। ठीक है, प्लॉटर क्या होता है तो ध्यान रखना है ये जो एक आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है जिसमें बड़े बैनर, नक्शे और जो बड़े बड़े ग्राफिक्स प्रिंट किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है। क्या 37 या फिर लंबवत या फिर तिरछा या फिर केंद्रों से कोणों तक। तो ध्यान रखना है तिरछा। ठीक है, किसी भी मॉनिटर या जो स्क्रीन की डिस्प्ले होती है उसे हमेशा ध्यान रखना है किसमें मापते हैं तिरछा, यानी कि एक कोने से दूसरे कोने तक जो है तिरछा करके मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि प्रिंटर की गुणवत्ता को मापने की इकाई क्या है? क्या डीपीआई, पीपीएम, सीपीएम या फिर एलपीएम? तो ध्यान रखना है डॉट पर इंच इसकी क्या है, प्रिंटर की जो गुणवत्ता की मापन की इकाई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? डॉट पर इंच। ठीक है, प्रिंटर की गुणवत्ता का मापन जो है इसके द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी इकाई क्या है? बताइए साथियों, कंप्यूटर की जो सबसे छोटी मेमोरी इकाई है उसे क्या बोलते हैं? क्या बाइट, बीट, निब्बल या फिर केबी? तो ध्यान रखना है इसे बोला जाता है बीट। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं? क्या 4, 8, 16 या फिर 1024? तो ध्यान रखना है एक बाइट में जो पूछा गया है उसमें कितने हो जाएंगे? 8 बीट हो जाएंगे। ठीक है, 8 बिट्स के एक समूह को एक बाइट बोला जाता है। और जबकि 4 बिट्स में आपसे पूछी जाए 4 बिट्स में क्या होता है, तो 4 बिट्स का जो है एक निब्बल बनता है। ठीक है, 4 बिट्स का एक निब्बल बनता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 है 1 मेगाबाइट, ठीक है, यानी कि 1 एमबी में कितने केबी होते हैं, ये आपको बताना है। 1 एमबी में जो है कितने किलोबाइट होते हैं? तो ध्यान रखना है 1024 केबी। ठीक है, 1024 केबी की जो है 1 एमबी बनती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 है कि कंप्यूटर की प्राथमिक या फिर जो मुख्य मेमोरी है वो कौन सी होती है? तो बताइए कंप्यूटर की जो प्राथमिक या जो मुख्य मेमोरी होती है वो कौन सी होगी? क्या हार्ड डिस्क, रैम, पेन ड्राइव या फिर सीडी? तो ध्यान रखना है जो रैम होती है वो कंप्यूटर क्या होती है? प्राथमिक मेमोरी होती है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना आपको क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में जो वही आ चुका है, रैम का फुल फॉर्म ध्यान रखना आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वोलेटाइल या जो अस्थायी मेमोरी है उसका उदाहरण निम्न में से कौन सा है? क्या रोम, पी रोम, हार्ड डिस्क या फिर रैम? तो ध्यान रखना है जो रैम होती है वो क्या है? वोलेटाइल में होती है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी ये जो एक अस्थायी मेमोरी होती है जिसका अर्थ है कि कंप्यूटर बंद होते ही बिजली जो जाते ही आपके जो इसमें मौजूद डेटा है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये होती है रैम। अगला पूछा गया कि रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान रखना है रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है कंप्यूटर के बूटिंग के लिए आवश्यक निर्देश कहाँ स्टोर होते हैं? क्या रैम में, रोम में, कैच मेमोरी में या फिर हार्ड डिस्क में? तो ध्यान रखना है ये होंगे रोम में। ठीक है, कंप्यूटर को चालू करते समय जो बूटिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है वो होता है बायोस। ठीक है, बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि रोम में संग्रहित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि कैश मेमोरी किनके बीच कार्य करती है? क्या रैम और रोम के बीच में, सीपीयू या फिर रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क, मॉनिटर या फिर सीपीयू? तो ध्यान रखना है जो कैश मेमोरी होती है वो होती है सीपीयू और रैम के बीच में। ठीक है, ध्यान रखना आपको कैश मेमोरी किस किस के बीच में लगी होती है? तो सीपीयू और रैम के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक जो उद्देश्य है वो किसमें बदलना है? ठीक है, यानी कि सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य है डेटा को किसमें बदलने का होता है? तो ध्यान रखना है ये होता है इंफॉर्मेशन का। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है डेटा को इंफॉर्मेशन बदलने का कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? बताइए साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? क्या एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी या फिर फर्मवेयर? तो ध्यान रखना है ये किसका है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो, लिनक्स ये सभी क्या है? सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हार्डवेयर को चलाने का कार्य करते हैं, और जो यूजर होते हैं उससे जो है यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो है इंटरफेस का कार्य करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको
विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लिनक्स क्या है, तो ये भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और MS ऑफिस जो है ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और बाकी एंड्रॉइड भी क्या है, ऑपरेटिंग है। तो ऑप्शन नंबर सी जो अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो MS ऑफिस है ये एक क्या है, एप्लीकेशन टूल होता है। तो ध्यान रखना है, ये एप्लीकेशन हो जाएगा, ये जो एक प्रकार का क्या है, ऐप में आएगा। बाकी तीनों क्या हो जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला है कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो बताइए साथियों, कंप्यूटर को जो रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया होती है उसे क्या बोला जाता है। क्या कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, शट डाउन, लॉगिंग ऑफ। तो ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं वार्म बूटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले से चालू कंप्यूटर को रिस्टार्ट या फिर रिबूट करने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है वार्म बूटिंग। और बंद कंप्यूटर को पहली बार ऑन करना क्या कहलाता है, कोल्ड बूटिंग। तो कोल्ड भी आपको ध्यान रखना है, पहली बार जब कंप्यूटर को चालू करते हैं तो उसे बोलते हैं कोल्ड। ठीक है, और वार्म जो है पहले से चालू होता है, इसे बोला जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 40 है कि MS वर्ड में अंडू करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है। क्या Ctrl+Y, Ctrl+Z, Ctrl+X या फिर Ctrl+C। तो ध्यान रखना है, ये हो जाएगी Ctrl+Z। पिछले कार्य या फिर जो पिछला कार्य है उसे बोला जाता है, पिछले कार्य में वापस जाने के लिए अंडू किया जाता है। और इसकी जो शॉर्टकट होती है वो होती है Ctrl+Z। ठीक है, और Ctrl+Y का प्रयोग जो है रीडू के लिए किया जाता है। ठीक है, Ctrl+Y से जो है क्या होगा, रीडू होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 41 है कि MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट जो होता है उसे कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है। तो ध्यान रखना है, इसे शॉर्टकट की जो होती है कॉपी करने की वो होती है Ctrl+C। ठीक है, तो ध्यान रखना है, Ctrl+C से जो है क्या होगा, कॉपी होगा। और कट करने के लिए Ctrl+X। ठीक है, इससे जो कट कर किया जाता है, किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए Ctrl+X का यूज किया जाता है। और वहीं Ctrl+V का पूछा जाए तो इससे जो है पेस्ट। ठीक है, Ctrl+V के द्वारा जो है किसी भी टेक्स्ट को जो है पेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल में एक वर्कशीट में रो और कॉलम को मिलान के जो बिंदु होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, इन्हें बोला जाता है सेल। ठीक है, MS एक्सेल में रो और कॉलम के जो बिंदु या जो बॉक्स होते हैं उन्हें बोलते हैं सेल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा के लिए कौन से चिन्ह से शुरू होता है। ठीक है, क्या प्लस से, परसेंटेज से, इक्वल या फिर एट द रेट। तो ध्यान रखना है, ये होता है इक्वल से। ठीक है, जो MS एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा एक इक्वल के चिन्ह से शुरू होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ध्यान रखना है, जो पावर पॉइंट में जो है नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट होती है वो होती है Ctrl+M। ठीक है, Ctrl+M का यूज किया जाता है। और वहीं जो Ctrl+N है इससे जो है नया प्रेजेंटेशन खुलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कंट्रोल इससे जो है नई स्लाइड जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है। तो ध्यान रखना है, इंटरनेट जो है विश्व का सबसे बड़ा क्या है, नेटवर्क है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि URL का जो फुल फॉर्म यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो URL का जो इसका फुल फॉर्म होगा वो हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका क्या है, फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहते हैं। क्या बुकमार्क, होम पेज, सर्च पेज या फिर वेब। तो ध्यान रखना है, किसी भी वेबसाइट के जो मुख्य पृष्ठ होते हैं उसे बोला जाता है होम पेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, होम पेज। अगला प्रश्न है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था। तो ध्यान रखना है, ईमेल का जो आविष्कार किया था वो किया था टॉम लिंसन ने। ठीक है, वर्ष 1971 में जो है रे टॉमिल्सन के द्वारा जो है पहला ईमेल भेजा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करने वाली मुख्य डिवाइस कौन सी है। क्या मॉडेम, स्विच, केबल या फिर मॉनिटर। तो ध्यान रखना है, ये होगी
मॉडेम। ठीक है, मॉडेम जो है एक ऐसी डिवाइस होती है जो सिग्नल को डिजिटल रूप में और कंप्यूटर में जो है इंटरनेट को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि कंप्यूटर में अवांछित या फिर जो जंक ईमेल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना है, इन्हें बोलते हैं स्पैम। ठीक है, यानी कि जो अनचाहे यानी कि फालतू के जो ईमेल होते हैं उन्हें बोला जाता है स्पैम, जो किसी कार्य के नहीं होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के हमारे 50 इंपोर्टेंट जो प्रश्न थे वो समाप्त होते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जुड़े रहिए शिवाजी के साथ में। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नए वीडियो में।